व्हाट्स द पैटर्न एट अकोला? मुझे क्या, इज इट हाइब्रिड? मुझे नहीं पता भाई। चलो, तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर पहले ही बताया, फर्स्ट लेक्चर मोर और लेस थियोरेटिकल होगा, बाकी उसके बाद जो भी है न्यूमेरिकल्स, लेंथी चैप्टर्स नहीं है। इसके अंदर अपन मतलब कुछ बेसिक्स अपन गैसेस स्टेट में भी पढ़ चुके हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वो सब कुछ, बट यहाँ पे थोड़ा और डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे, फर्स्ट थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इनऑर्गेनिक पढ़ाने वाले थे ना, नहीं यार मतलब होल्ड करते हैं उसके लिए। मैं तो पढ़ाने वाला था बट रुकते हैं यार उसके लिए, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, फिर आयनिक पढ़ेंगे। तो ऑलमोस्ट आयनिक के बाद तुम्हारा 11th का जो सिलेबस होता है वो आयनिक के साथ खत्म हो जाता है। केमिकल लेंथी नहीं है उतना, सिंपल चैप्टर्स हैं, बट चीजें बहुत सारी हैं, इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। इसमें एक अपन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ली चैटलियर प्रिंसिपल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उसका हर चैप्टर, मतलब एटलीस्ट 4 to 5 चैप्टर्स में उसका यूज होने ही वाला है। इनऑर्गेनिक में भी बहुत जगह यूज करने वाले हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल में। जहां पर भी इक्विलिब्रियम की रिएक्शंस आएगी वहां पर ली चैटलियर प्रिंसिपल यूज करना है अपने को। तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो बेसिक्स, थोड़ा बहुत गैसेस का यूज है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की इक्वेशन, तो तुमको थोड़ा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए गैसेस का, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का, बस। उसके अलावा और कुछ है नहीं। एक्सप्रेशंस लिखना सीखेंगे और मिस्टेक्स नहीं कर, इसमें सिली मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। इवन ये मान लो कि अब तक का अब तक का सबसे इजी चैप्टर है, जितने भी चैप्टर्स तुमने पढ़े हैं उसमें सब में से। हाँ हाँ, सच में इजी है वो, लेंदी भी नहीं है, इजी है, ठीक है। बस चीजों को ध्यान से सुनो। चलो, सबसे पहले क्या है इन दिस चैप्टर, द एक्सटेंट ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन स्टडीड। मतलब रिएक्शन कितना कंप्लीट हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता, वो लेट से 30% ही कंप्लीट हुआ, 50% ही कंप्लीट हुआ, 70% ही कंप्लीट हुआ। तो यार ऐसा क्यों हो रहा है कि 70% कंप्लीट क्यों हो रहा है, वो और भी आगे रिएक्शन होना चाहिए, उसके रीजंस क्या क्या है। तो वो सब कुछ अपन यहाँ पर डील करने वाले हैं। या फिर सेकंड थिंग, हाउ फार ए रिएक्शंस विल गो कैन बी प्रेडिक्टेड। मतलब कोई भी रिएक्शंस कितना अकर हो रहा है वो तुम इस केमिकल इक्विलिब्रियम में देखने वाले। एक्चुअल में एक चीज ध्यान रखना, कोई भी रिएक्शंस कंप्लीट होते ही नहीं है। अगर तुम ये पढ़ते हो ना कि तुमने दो रिएक्शंस का थोड़ा बहुत आइडिया होगा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल जो रिएक्शंस होती है वो 100% कंप्लीट हो जाती है, यस, ये पढ़ा है सबने। इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो होती है वो 100% तुम्हारे पास क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। बट एक्चुअल में वो भी 100% कंप्लीट नहीं होके, वो भी 99.9% ही कंप्लीट होती है। मतलब रिएक्टेंट्स फिर भी रिमेनिंग रहते हैं, बट स्टिल वो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट है, तो इसलिए अपन उसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिकल इट इज ऑब्जर्व दैट मैनी केमिकल रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशंस। उनका कभी भी रिएक्शंस जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। फर्स्ट थिंग, अपने पास यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट इज फॉर्म एंड सम अनरिएक्टेंट रिएक्टेंट इज लेफ्ट, द रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेन बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, तुम्हारे पास रिएक्टेंट्स भी रिमेनिंग रहेंगे एंड प्रोडक्ट्स भी रिमेनिंग रहेंगे। अगर सिर्फ प्रोडक्ट्स, अगर रिएक्टेंट ऑलमोस्ट पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, उसको अपन बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, आई होप सबको एक चीज ये पता है, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस सुनना होगा तुमने, कॉन्टैक्ट प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द H2SO4, yes, contact process in the manufacturing of the H2SO4। तो यहाँ पर अपन क्या यूज कर रहे हैं, कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं V2O5। फर्स्ट थिंग, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तुम्हारे पास है SO2, एक तुम्हारे पास है O2। अब एक्चुअल में इनिशियली होता क्या है, इनिशियली तुम्हारे पास जो है कॉन्टेक्ट, इस नाम दे के रखा है बस, H2SO4 का जो प्रिपरेशन करते हैं, इस तरीके से हेबर प्रोसेस नाम होता है अमोनिया के प्रिपरेशन का, वैसे ही कॉन्टेक्ट प्रोसेस नाम है तुम्हारे पास
SO3 के प्रिपरेशन का, SO3 के बाद तुम H2SO4 प्रिपेयर करते हो इससे, तो वो नाम है बस, और कुछ भी नहीं है। अब एक चीज देखो, इनिशियली क्या है, इक्विलिब्रियम के साइन का मतलब क्या है वो सुनो। इनिशियली रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है, रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ, SO2 और O2 ने आपस में रिएक्शन करना स्टार्ट किया और उन्होंने SO3 फॉर्म किया। As soon as the SO3 will form, SO3 will further convert into SO2 and O2। मतलब पहले SO2 और O2 रिएक्ट कर रहे हैं और SO3 बना रहे हैं। जैसे ही SO3 बना, वो फिर से क्या हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन में जाके SO2 और O2 बना रहा है। अरे यार ये प्रॉब्लम, हाँ ये चीज अपने को ध्यान में रखनी कि पहले क्या हो रहा है तुम्हारे पास, पहले ये दोनों जो आपस में मिलके इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, और जैसे ही SO3 बना, SO3 फर्दर इन दोनों में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, इमीडिएटली, हाँ। जैसे ही SO3 फॉर्म होगा वैसे क्या, वैसे तुम्हारे पास SO2 O2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो पहले तुम एक चीज बताओ, पहले SO2 और O2 ज्यादा अमाउंट में है, तो जो SO3 के फॉर्म होने की रेट ज्यादा होगी या कम होगी? SO2 और O2 ज्यादा है, तो SO3 के फॉर्म होने की जो रेट होगी वो ज्यादा होगी। और SO3 के इसमें डिकम्पोज होने की रेट, पहले SO3 कम है, तो बैकवर्ड फॉरवर्ड जाने की रेट ज्यादा है और बैकवर्ड जाने की रेट क्या है, कम है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिस रेट से, क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है कि पहले फॉरवर्ड जाने की रेट ज्यादा है, बैकवर्ड की कम है, बट जैसे जैसे SO3 बढ़ेगा, बैकवर्ड की रेट बढ़ेगी, फॉरवर्ड की रेट कम होती जाएगी। ये समझ में आता है? एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। मतलब जिस रेट से SO3 बन रहा है, उसी रेट से SO3 डिकम्पोज भी हो रहा है। जिस रेट से SO3 बन रहा है, उसी रेट से क्या हो रहा है तुम्हारे पास, ये डिकम्पोज भी हो रहा है। उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो क्या इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन स्टॉप हो गया है क्या? क्या इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन स्टॉप हो गया है? नहीं, रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ है। जिस रेट से ये दोनों फॉर्म हो रहे हैं, उसी रेट से ये डिसोशिएट भी हो रहा है। इक्विलिब्रियम तुम्हारे पास स्टैटिक नहीं होता है, इक्विलिब्रियम तुम्हारे पास डायनेमिक होता है। ये चीज ध्यान रखना। हाँ, नेट फॉर्मेशन किसी का भी क्या बोलेंगे
हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, जस्ट वेट। इक्विलिब्रियम तुम्हारे पास क्या होता है? डायनेमिक होता है, मतलब तुम्हारे पास रिएक्शन जो होगा तुम्हारे पास, अगेन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, प्रोडक्ट से तुम्हारे पास रिएक्टेंट फॉर्म हो जाएंगे। एक और चीज ध्यान में क्या रखना है अपने को, एट इक्विलिब्रियम बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन अकर एट इक्वल स्पीड, मतलब जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उसी रेट से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। इक्विलिब्रियम का बहुत अच्छा यूज है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर, मतलब हेबर प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ब्रिकलैंड एड प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस हैं, वो सारी की सारी रिएक्शंस इक्विलिब्रियम के बेसिस पे होती है। तो उसका बहुत ज्यादा यूज है कि तुमको क्या क्या, तुमने एक चीज ये भी देखा होगा कि अगर हेबर प्रोसेस है तो वहां पर लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर अगर अपन अप्लाई करेंगे तो एनएससी का फॉर्मेशन होता है। ये लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, यस। बट उसका रीजन क्या है वो अभी तक तुमने नहीं देख के रखा होगा, यस। ये प्रेशर ज्यादा क्यों लेना है, टेम्परेचर कम क्यों लेना है, तो वो अपन इस वो फैक्टर भी अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। इक्विलिब्रियम तुम्हारे पास, हाँ, रट्टा था, बट यहाँ पर लॉजिक है उसके पीछे कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर ही अपन क्यों लेते हैं हमारे पास हेबर्स प्रोसेस में, देयर सर्टेन रीजन फॉर दैट। इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब तुम्हारे पास उसके अंदर उसकी फिजिकल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम इन द फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड द फिजिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर मतलब उसके अंदर कोई भी नो केमिकल रिएक्शंस, नो ब्रेकिंग और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ना तो बॉन्ड्स ब्रेक होने चाहिए ना ही केमिकल बॉन्ड्स हमारे पास फॉर्म होने चाहिए, उसको बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। मतलब उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई है, मतलब पहले अगर लिक्विड था तो सॉलिड हो गया, लिक्विड है तो गैस हो गया, गैस है तो अगेन लिक्विड हो गया। तो मतलब उसकी स्टेट चेंज हो रही है, तुम्हारे पास बॉन्ड फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला वही है, उसको बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। या फिर सॉल्वेशन बोल सकते हो, NaCl सॉलिड से NaCl एक्वस बना लिया, तो पहले सॉलिड था, तुम्हारे पास अभी भी आयंस वही है, तुम्हारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग, नो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और नो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, फॉर्मूला इनडायरेक्टली क्या रहेगा तुम्हारे पास, सेम। जितने भी इक्विलिब्रियम है सारे के सारे डायनेमिक है, यस गिरीश, सारे के सारे डायनेमिक है। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, तुम्हारे पास ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड भी होगा, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड भी होगा। तो ये देख लो रिएक्शन H2 plus Cl2 इट विल गिव ट्वाइस ऑफ HCl। तो पहले क्या होगा तुम्हारे पास, ये H2 है, ये Cl2 है, तो होगा क्या तुम्हारे पास, ये वाले बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और ये वाला बॉन्ड्स बनेगा, तभी तो HCl बनेगा, यस और नो। H2 का बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे क्लोरीन के एटम के साथ कंबाइन होकर इट विल फॉर्म HCl। One hydrogen atom will combine with the another chlorine atoms and it will form the HCl, yes। तो यहाँ पर क्या हो रहा है तुम्हारे पास, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड भी हो रहा है एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड भी हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द केमिकल इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस की। जो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है वो रिवर्सिबल, यस। जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है वो क्या होगा तुम्हारे पास, रिवर्सिबल। द प्रोसेस विच अकर्स इन ओनली वन डायरेक्शन इज कॉल्ड द रिवर्सिबल। और जो दोनों डायरेक्शन में हो रहा है वो, सॉरी, जो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है वो इरिवर्सिबल, और जो दोनों डायरेक्शन में हो रहा है वो रिवर्सिबल, यस। ठीक है, इरिवर्सिबल में क्या होगा, तुम्हारे पास रिएक्टेंट आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जो भी रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। एंड तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट है वो फिर से रिएक्टेंट फॉर्म नहीं करेंगे, प्रोडक्ट डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म द रिएक्टेंट अगेन।
बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। रिएक्टेंट will form products and products also react to form the reactants in a backward directions. अब एक चीज सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। अगर ये रिएक्शन है, CaCO3 को हीट करोगे तो CaO प्लस CO2 मिलेगा। यस, अगर तुमने ये रिएक्शन ओपन कंटेनर में करवाया, ओपन वेसल में रिएक्शन करवाया है, तो जो CO2, कैल्शियम ऑक्साइड का तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट जो CO2 है जो गैसियस फॉर्म में है, वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, वो इवोपरेशन हो जाएगा। यस, स्केप हो जाएगा। यस, तो अगर CO2, जैसे ही CO2 बना, तुमने क्लोज वेसल नहीं ओपन वेसल लिया है, इसका मतलब CO2 स्केप हो जाएगा। अगर CO2 स्केप हो गया तो क्या कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो CO2 के साथ रिएक्शन करके CaCO3 फॉर्म कर पाएगा क्या? नहीं। तो अगर तुमने रिएक्शन ओपन वेसल में करवा दिया ना, तो बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि CO2 बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब अगर मैंने ओपन रिएक्शन में ये रिएक्शंस करवाई तो ये क्या होगा, रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा? फिर ये इरिवर्सिबल हो जाएगा। बट वही अगर तुमने क्लोज वेसल में करवाई तो CO2 स्केप नहीं हो पाएगा। अगर CO2 स्केप नहीं हुआ तो CO2 कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके फिर से CaCO3 बना देगा, तो बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। यस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास एक्चुअल में हो क्या रहा है। तुम्हारे पास एक्चुअल में हो क्या रहा है कि तुम्हारे पास, तुमने क्लोज वेसल में रिएक्शन करवाया है, तो क्लोज वेसल में CaO हीट करोगे तो CaO प्लस CO2 मिलेगा। ठीक है, तो क्लोज वेसल में क्या है, CO2 स्केप नहीं हो रहा। अगर स्केप नहीं होगा तो CaO फिर से इसके साथ रिएक्शन करके CaCO3 फॉर्म कर लेगा। फर्स्ट थिंग तो है ये। बट अगर तुमने रिएक्शन ओपन वेसल में करवाया तो ओपन वेसल में क्या होगा, CaO बनेगा, CO2 बनेगा, और ये स्केप हो जाएगा। और जैसे ही स्केप होगा, इसका मतलब तुम्हारे पास ये फर्दर तुम्हारे पास रिएक्ट नहीं कर, अगर ये CO2 है ही नहीं तो रिएक्शन कहाँ करेगा, ये दोनों, इन दोनों का रिएक्शन ही नहीं होगा और CaCO3 बनेगा ही नहीं। इसलिए बैकवर्ड यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। यस, इसलिए यहाँ पे लिख के रखा है कि जो भी रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो अपन जनरली किस में करवाते हैं, क्लोज वेसल में। अच्छा, क्लोज वेसल में करवाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, सेम क्या, कांस्टेंट ना क्या, सेम। पूरे जब रिएक्शंस करवाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा तुम्हारे पास, कांस्टेंट। तो ये सेकंड पॉइंट भी हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, डू नॉट अटेंड द इक्विलिब्रियम स्टेट। यहाँ पर तुमको इक्विलिब्रियम स्टेट्स नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या है, अटेंड द इक्विलिब्रियम स्टेट एंड नेवर गो टू कंप्लीशन, और कभी भी रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होगी। इसको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं इसको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यस, कौन कौन सी रिएक्शंस तुम्हारे पास इरिवर्सिबल, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, NaCl plus AgNO3 it will give NaNO3, NaCl AgNO3 NaNO3 plus AgCl। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शंस जो है वो सारी की सारी क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है। हीटिंग है KClO3 का, KCl plus O2 वो भी है। अगर तुम रिएक्शन को करवा रहे हो ओपन वेसल में, अगर तुमने कोई भी रिएक्शन करवा के रखा है कहाँ पर, ओपन वेसल, तो ये मैं तुमको एग्जांपल बता चुका हूँ। इवन ए रिवर्सिबल रिएक्शंस विल बिकम्स इरिवर्सिबल इफ इट इज कैरिड आउट इन द ओपन वेसल। यस, जैसे ही CO2 बनेगा तो CO2 क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, बाहर स्केप हो जाएगा। यहाँ पर H2S और NH3 भी बाहर स्केप हो जाएंगे। वो स्केप हो गए तो फर्दर रिएक्शंस करके तुम्हारे पास रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर तुमने उसको ओपन वेसल में करवाया तो इट माइट बी पॉसिबिलिटी दैट कि वो रिवर्सिबल रिएक्शंस इरिवर्सिबल में कन्वर्ट हो जाए। यस, चलो। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं तीन इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश, दो बता रहा हूँ। एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस रिएक्शंस क्या है, या होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होगा, जहां पर जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो एक ही फेज में होने चाहिए।
उसको बोलते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस में क्या है, ओनली वन फेज इज प्रेजेंट, उसको बोलेंगे होमोजीनियस। क्या देखो, ये भी गैस प्लस गैस और ये गैस, गैस गैस गैस, गैस गैस एंड गैस। या फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब गैस में हो जाए, लिक्विड में भी हो सकता है, सारे लिक्विड में। ये भी होमोजीनियस का एग्जांपल है। तो फर्स्ट वाला भी सब में गैसेस, यहाँ पे सब में लिक्विड और यहाँ पे सब में सॉलिड। सी डायमंड टू सी ग्रेफाइट, यस दोनों सॉलिड है, दोनों का फेज सेम, फेज सेम है, तो इसका मतलब तुम्हारे पास होमोजीनियस रिएक्शन है। हेट्रोजीनियस रिएक्शन में क्या होगा, एक से ज्यादा फेज होंगे, मतलब तुमको रिएक्टर प्रोडक्ट में एक से ज्यादा फेजेस तुमको दिखेंगे। तो यहाँ पे देख लो, सॉलिड सॉलिड गैस, एक से ज्यादा फेज है, सॉलिड गैस गैस, कुछ भी हो सकता है। मतलब तुमको क्या चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि तुम्हारे पास रिएक्टेंट सॉलिड और प्रोडक्ट गैस होना चाहिए, नहीं। रिएक्टेंट सॉलिड हो सकता है, प्रोडक्ट गैस सॉलिड, कुछ भी हो सकता है, एक से ज्यादा तुमको दिखने चाहिए। क्लियर। भले वो रिएक्टेंट हो प्रोडक्ट हो, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता। डन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। अरे शिट, एक मिनट ना। तो मुझे बताओ, अगर मैंने रिएक्शन स्टार्ट किया तो प्रोडक्ट कितना है इनिशियली, अगर मैंने रिएक्शन स्टार्ट किया तो प्रोडक्ट कितना है, अरे जीरो ना, लेस क्या बोल रहे हो। अगर मैंने रिएक्शन स्टार्ट ही किया है, जस्ट स्टार्ट किया, यस। एक मिनट। लेस क्या, जीरो बोलना। लेस तो मुझे ही पता है होगा, बट जीरो बोल सकता हूँ मैं। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओ, अगर प्रोडक्ट है ही नहीं तो इनिशियली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, जीरो। रेट ऑफ फॉरवर्ड, इनिशियली रिएक्टेंट बहुत सबसे ज्यादा है, तो इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होगा, मैक्सिमम। और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होगा, जीरो। अब क्या हो रहा है, तुम्हारे पास प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट्स कंटिन्यूअसली क्या हो रहे हैं, जब तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हुआ, प्रोडक्ट हमारे पास कंटिन्यूअसली, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। और रिएक्टेंट तुम्हारे पास कंज्यूम हो रहा है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो अगर रिएक्टेंट कम हो रहे हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होगा, कम होगा। ये सबको समझ में आता है। तो रेट ऑफ, क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है कि ये रिएक्टेंट का ग्राफ है, अगर मैं रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करूं, तो इनिशियली रिएक्टेंट का जो रेट था वो मैक्सिमम था, रिएक्टेंट का रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और प्रोडक्ट का इनिशियली कितना था, जीरो, और प्रोडक्ट का जो रेट है वो क्या हो रहा है तुम्हारे पास, इंक्रीज हो रहा है, यस। इनिशियली टी इज इक्वल टू जीरो पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे जो आर ऑफ बी था, रेट ऑफ बैकवर्ड, वो भी कितना था, जीरो। टी इज इक्वल टू जीरो पे जो आर ऑफ एफ था वो क्या था, मैक्स। तो क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डिक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, रिएक्टेंट कम है तो फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी कम होगी। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इसका मतलब उसके बैकवर्ड जाने की रेट बढ़ेगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो जाएंगे, इक्वल। मतलब जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसी रेट से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या मैं इसको स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बोल सकता हूँ, यही इक्विलिब्रियम है।
वही क्या है तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम। क्या ये ग्राफ सही है क्या? क्या ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है आफ्टर टाइम टी? ध्यान से चीजों को सुनो, क्या बोल रहा हूं मैं। क्या यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल है क्या? इक्वल है? नहीं। कांस्टेंट किसने बोला है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। इसकी वैल्यू कुछ अलग आ रही है, इसका वैल्यू कुछ अलग आ रहा है, इसका वैल्यू कुछ अलग आ रहा है, तो ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम थोड़ी है। ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल होना चाहिए रेट, कांस्टेंट नहीं बोला है मैंने। क्या ये ग्राफ सही है? यहाँ पर भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल नहीं है। जहां पर इक्वल होगा उसको स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलूंगा, जहां पर इक्वल नहीं है इट इज नॉट ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यस। तो ये तीन चीजें हैं यार। तन्मय गैप का मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसे रैंडम ग्राफ बना के बताया कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल होगा तो ही इसको स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलेगा। अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड अगर तेरा कांस्टेंट हो रहा है एक पॉइंट के बाद, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इक्वल चाहिए। चलो। हाँ, ग्राफ के थ्रू यू विल आइडेंटिफाई कि कब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है। इनिशियली ओनली रिएक्टेंट आर प्रेजेंट। एक्चुअल में क्या, इनिशियली सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट है। जो मैंने स्टेटमेंट बोल के रखा वो यहाँ पे लिखा है मैंने। Only reactant are present. R1 and R2 combines to form the P1 and P2. As soon as the P1 and P2 are formed, they start backward reactions. As concentration of R1 and R2 decreases, rate of forward reactions decreases, and rate of backward reactions increases. Ultimately, state is reached वहां पर जहां पर rate क्या हो जाएगा तुम्हारे पास equal, and उसी को क्या बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जहां पे दोनों रेट्स इक्वल हो जाएगी उसी को क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर? इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे एक तो स्टेटमेंट है ये, इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है उसी रेट से बैकवर्ड भी जा रहा है, तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा? जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उसी रेट से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जो कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो क्या होगा? क्या वो इक्वल होगा? पता नहीं, बट वो कांस्टेंट होगा ऐसा बोल सकता हूँ। यस। मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। वो इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी होगा, जरूरी नहीं है कि इक्वल होना चाहिए, बट वो कांस्टेंट हो जाएगा, उसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उसी रेट से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स चेंज हो रहे हैं इक्विलिब्रियम के बाद? अगर मोल्स चेंज नहीं होंगे तो कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होगा। यस। वॉल्यूम फिक्स लेके रखा है, क्लोज कंटेनर लिया है, तो क्या ये जरूरी है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नेसेसिटी नहीं है, बट उसका जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए। यस, ये तो नेसेसिटी है उसका। ठीक है। रेट इक्वल होना चाहिए, आफ्टर इक्विलिब्रियम रेट इक्वल होना चाहिए, उसके कांस्टेंट होने को मैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं बोलूंगा। बट क्या कंसंट्रेशन ऐसा हो सकता है? इस बार ग्राफ देखो, ग्राफ किसके बीच में है? ग्राफ इस बार कंसंट्रेशन के बीच में है। जिसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है वो रिएक्टेंट, जिसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है वो प्रोडक्ट। एक स्टेट ऐसा है कि कंसंट्रेशन दोनों का इक्वल हो गया, क्या ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हो सकता है? हाँ, इक्वल भी हो सकता है। क्या ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हो सकता है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम, एक पॉइंट के बाद कांस्टेंट। अबे जो लोग नो बोल रहे हो ध्यान से सुनते क्यों नहीं यार तुम? अबे कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए। क्या कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया है क्या? तो क्या ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है?
हाँ, क्या ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम था? हाँ, यहाँ पे आफ्टर पॉइंट टी क्या ये कंसंट्रेशन, क्या ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है आफ्टर टाइम टी? हाँ, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए एक पॉइंट के बाद, बस। इक्वल हो नहीं हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है इक्वल हो जाए, हो सकता है नहीं हो, बट क्या रेट का ग्राफ ये आ सकता है क्या? क्या रेट ये आ सकता है? नहीं, रेट ऐसा कभी नहीं हो सकता, रेट ये नहीं होगा। रेट इक्वल होना चाहिए, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड, जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उसी रेट से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना चाहिए। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल होना चाहिए। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल है तो जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उसी रेट से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। एंड कंसंट्रेशन जो होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो क्या होगा तुम्हारे पास? कांस्टेंट। रेट शुड बी सेम, कंसंट्रेशन शुड बी कांस्टेंट। वो इक्वल भी हो सकती है बट इक्वल होना नेसेसिटी नहीं है उसका। क्लियर? रिएक्टेंट की रेट कम होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी कम होगी एज सुन एज द रिएक्शन प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शंस, और प्रोडक्ट की जो तुम्हारे पास रेट है और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी एज सुन एज द रिएक्शन प्रोसीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन या फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो भी। क्लियर? तो कंसंट्रेशन शुड बी कांस्टेंट आफ्टर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मैं अभी तुमको होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बता चुका हूँ, मैं अभी तुमको होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बता चुका हूँ। अगर सारे रिएक्टर प्रोडक्ट सेम फेज में हो, होमोजीनियस। अगर एक से ज्यादा फेज दिखे तो हेट्रोजीनियस। तो डेफिनेशन फिर से, गैस गैस गैस, गैस 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 गैस, सॉलिड गैस सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड। मतलब एक से ज्यादा देखे तो काम खत्म, एक से ज्यादा ना हो तो होमोजीनियस, एक से ज्यादा हो तो हेट्रोजीनियस। क्लियर? अब सुनो अगर तुमने N2 और H2 की रिएक्शंस करवाए, NH3 बना, तो लेट्स से ये रिएक्शन 30% कंप्लीट हो गया इक्विलिब्रियम में। जैसे ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ ये रिएक्शन 30% कंप्लीट हो गया। N2 प्लस H2 आपस में रिएक्ट करके NH3 फॉर्म करवाएंगे, और मैंने लेट्स से रूम टेम्परेचर पे रिएक्शंस करवाई है, लैब के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट रिएक्शंस करवाया, N2 प्लस H2 कंबाइन होकर फॉर्म कर रहा है NH3, ये रिएक्शन 30% कंप्लीट हुआ है और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है। या फिर तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि तुमने NH3 को ब्रेक किया। अगर तुम NH3 को ब्रेक करोगे सिमिलर कंडीशंस में, सेम प्रेशर पे सेम टेम्परेचर पे, तो NH3 क्या होगा? ब्रेक होके N2 प्लस H2 देगा, और ये रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट हो जाएगी? 70% कंप्लीट हो जाएगी। अगर N2 प्लस H2 30% हो रहा है इक्विलिब्रियम पे, तो वैसे NH3 क्या होगा? 70% होगा। यस और नो? इसका मतलब इक्विलिब्रियम को तुम किसी भी डायरेक्शन से स्टैब्लिश कर सकते हो। इट इज नॉट नेसेसिटी दैट कि तुम्हारे पास N2 और H2 ही रिएक्ट करके NH3 बनाना चाहिए इक्विलिब्रियम पे। अगर N2 और H2 रिएक्ट करके NH3 बना रहे हैं इक्विलिब्रियम पे, इन तीनों के जो मोल्स होंगे वही सेम रिएक्शंस तुम NH3 को ब्रेक करके N2 और H2 में भी लिख सकते हो। अगर NH3 को ब्रेक किया, N2 और H2 बना, तुम 70-30% छोड़ो, ठीक है, वो भूलो। तुमने पहले लिया N2 और H2, NH3 बना। N2 और H2 से अगर NH3 बनेगा तो अगर उसके जो मोल्स होंगे, कुछ मोल्स होंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे, लेट्स से X, Y और Z, और वही सेम रिएक्शन अगर तुमने NH3 को ब्रेक किया, NH3 को ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा? N2 और H2 बनेगा। NH3 की ब्रेकिंग से क्या फॉर्म होगा? NH3 बनेगा, सॉरी N2 बनेगा और H2 बनेगा। इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन में जो मोल्स ऊपर आए थे N2 और H2 की रिएक्शन से, वही सेम कंसंट्रेशन NH3 N2 H2 के नीचे भी आएंगे जो दूसरी रिएक्शन हमने लिखा है। मतलब फर्क नहीं पड़ता कि तुम H2 प्लस Cl2 की रिएक्शंस करवा के HCl फॉर्म कर रहे हो, H2 और Cl2 की रिएक्शंस करवा के HCl फॉर्म कर रहे हो, या फिर HCl को ब्रेक करके Cl2 और H2 बना रहे हो। अगर यहां से फॉरवर्ड से अगर ये X बन रहा है, ये Y बन रहा है और ये Z बन रहा है, तो बैकवर्ड से भी ये Z बनेगा, ये Y बनेगा और ये X बनेगा।
क्लियर? तो फर्स्ट थिंग, इक्विलिब्रियम को तुम किसी से भी डायरेक्शन से एस्टेब्लिश कर सकते हो। सेकंड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट जो है वो तुम्हारे पास काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इक्विलिब्रियम इज द डायनेमिक इन नेचर, फर्स्ट थिंग। इसका मतलब, डायनेमिक का मतलब क्या है कि रिएक्शन तुम्हारा स्टॉप नहीं हुआ है, बोथ द ऑपोजिंग डायरेक्शंस आर प्रोसीडिंग एट द सेम रेट, वो स्टॉप नहीं हुआ है। अब एक चीज ध्यान से सुनो, सर हमको कैसे पता स्टॉप नहीं हुआ है? इसके लिए अपन एक एक्सपेरिमेंट किया, ध्यान से सुनना क्या है। FeNO3 का रिएक्शंस करवाया, उसके अंदर KHCN डाला, ये प्रोडक्ट बना। कैसे बन रहा है रिएक्शन वो भी मेरा कंसर्न नहीं है। इन दोनों का रिएक्शंस करवाया, ये बनेगा, ये बनेगा। इसका जो कलर होता है वो होता है रेड। ठीक है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है। ठीक है, अब मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अभी इक्विलिब्रियम बढ़ गया, अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, अब मैं और प्रोडक्ट डाल रहा हूं। तो अगर मैं और प्रोडक्ट डालूंगा तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है कि जो रिएक्शंस है वो बैकवर्ड चली जाएगी? यस नो? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर तुमने इक्विलिब्रियम पे KNO3 को ऐड कर दिया, तो जैसे ही प्रोडक्ट को बढ़ाओगे तो रेट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ा दी है, पहले तो इक्वल हो गया, बट तुमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब कैसे किया? तुमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो रिएक्शन कहाँ भागना स्टार्ट होगा, बैकवर्ड जाना स्टार्ट होगा। अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाना स्टार्ट हो रहा है, तो पहले अगर इसका कलर रेड था, तो क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है कि रेड जो कलर है वो धीरे धीरे डल होता जाएगा? यस, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। यस नो? अगर रिएक्शन स्टॉप ही हो जाता, अगर वो डायनेमिक नहीं होता, तो इसमें चेंज करने से कुछ होता ही नहीं। बट एक्चुअल में इसमें चेंज करने से अगर रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, इसका मतलब वो डायनेमिक है। तो वही स्टेटमेंट नीचे लिख के रखा है, इफ वी ऐड सम KNO3 at this equilibrium, then the intensity of red color decreases, which means that reactions will go in the backward directions. Reaction backward direction में जाएगा। अरे यार, रिएक्शंस क्या होगा तुम्हारे पास, बैकवर्ड डायरेक्शंस में जाएगा। एक मिनट, और वही तुमने FeNO3 होल ट्वाइस ऐड कर दिया। अगर तुमने इक्विलिब्रियम पे ये ऐड कर दिया तो रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या हो जाएगा? अगर तुमने इक्विलिब्रियम पे ये ऐड कर दिया तो रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। फॉरवर्ड अगर इंक्रीज हो जाएगा तो रेड की इंटेंसिटी क्या होगी, रेड की इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब अगर स्टॉप हो जाता रिएक्शंस, तो एडिशन या ऐड करने पे कुछ भी चेंजेस नहीं होते। बट अगर मैं कुछ ऐड करूं तो चेंजेस हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है तुम्हारे पास, वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है। यस, वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? क्या तुम अपना डाउट्स और तुम, हाँ, कंसंट्रेशन इंक्रीज और डिक्रीज करोगे तो बच्चे डेफिनेटली रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड इंक्रीज और डिक्रीज होगा ना? यस नो? हाँ बच्चे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पॉइंट उन्होंने स्टैब्लिश किया है। कैटलिस्ट का काम क्या है? कैटलिस्ट का काम है रिएक्शंस को स्लो करना है, फिर रिएक्शन को फास्ट करना। यस, रिएक्शंस को स्लो करना या फिर रिएक्शन को फास्ट करना। ठीक है,
क्या तुम लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी पता है क्या? पता है? पढ़ लिया तुमने एक्टिवेशन एनर्जी? क्या बात कर रहे हो, सही है फिर तो। पहले ये वाला ग्राफ देखेंगे, ये वाला। वर्क पर एनर्जी हो गया क्या? वर्क पर एनर्जी हो गया। तो लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। अगर मैं कोई भी रिएक्टेंट यहाँ पर है, ध्यान से सुना, ये अगर यहाँ पर है तो ये क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? स्टेबल है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल? एक गंवा रहा हूँ। अबे अनस्टेबल कैसे? स्टेबल हुआ ना ये तो। अनस्टेबल क्या होता है कि तुमने अगर थोड़ी सी भी एनर्जी प्रोवाइड की, जैसे तुमने यहाँ रखा, इस पीक पे रखा इसको, ये पीक पे है, हल्का सा पुश करो, नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और वही अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो हल्का सा पुश करने से कुछ चेंजेस होंगे? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। हल्का सा push, थोड़ा सा आगे जाएगा। इसका मतलब ये क्या, स्टेबल है? तन्मय तो तेरा तू बहुत डाउट्स पूछ रहा है। तुझे ये पता नहीं है क्या अनस्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा? तन्मय अभी क्लियर है तुझे? अभी क्या समझा? फिजिक्स में पढ़ा होगा ना तुमने ये वाली चीज। ये तुम्हारे पास रिएक्टेंट है, ये तुम्हारे पास प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट ये रहा, प्रोडक्ट ये रहा। ये ग्राफ पहले भी बता चुका हूँ, बट इसका सिग्निफिकेंस में एक और चीज मैं ऐड क्या कर रहा हूँ तुम्हारे पास, कि अगर सपोज रिएक्टेंट यहाँ पर है, तुमको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये सबको समझ में आता है। स्टेबल मतलब हल्का सा पुश करोगे तो कुछ भी स्टेट में चेंज नहीं होगा, हल्का सा पुश करोगे तो आगे चला जाएगा। बट वही अगर तुमने पीक पे है, अगर इस पीक पे अगर तुमने हल्का सा पुश किया, नीचे आ जाएगा सीधा। माउंटेन की तरह देख सकते हो ना। क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है, अगर मुझे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो अगर मैं इस रिएक्टेंट को यहां तक पहुंचा दूं, अगर मैं इस रिएक्टेंट को यहां तक पहुंचा दूं तो मेरा काम हो जाएगा क्या? यहां से ही अपने आप आ जाएगा ये। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। अगर मैं इस रिएक्टेंट को, मुझे ऊपर चढ़ने में प्रॉब्लम है यार। अगर तुम कभी भी माउंटेन पे चढ़ो तो ऊपर चढ़ने में प्रॉब्लम है ना। ऊपर चढ़ गए उसके बाद तो तुमको धक्का देके नीचे गिरा ही सकते हैं। इसमें कुछ ज्यादा एफर्ट्स थोड़ी लगेंगे, एफर्ट्स यहाँ लगेंगे। यहाँ से नीचे गिरना तो इजी है, तुम्हारे मार्क्स की तरह है। ऊपर चढ़ना डिफिकल्ट है, मार्क्स इंक्रीमेंट डिफिकल्ट है, बट डिक्रीमेंट का तो भाई क्या ही बोले, तुमने अभी एमटी में देख लिया हो। ऐसे समझ लो, सबसे इजी है वो। ठीक है? तो चढ़ना डिफिकल्ट है यार, इंक्रीमेंट डिफिकल्ट है। इंक्रीमेंट में 20-20 नंबर बढ़ते हैं तुम्हारे। ठीक है? बट एमटी जैसे ही आता है, 200 नंबर का डिक्रीमेंट। यस। अभी रिलेट कर पा रहे हो? हाँ, ऐसे समझाओ ना, लाइव एक जो हम रिलेट कर पाए, तो वो सेम चीज है। ठीक है? तो मतलब अपने को क्या करना है, अपने को यहां तक लेके जाना है। यहाँ पे लेने के बाद ये अपने आप प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। कि रिएक्टेंट को जब पीक पे लेके जाना होता है ना, तो जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड है, लेट्स से ये 10 है और लेट्स से इस पीक का एनर्जी 30 है, तो तुमने कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी दी है उसको? तुमने कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी दी है? 20 तुमको देनी है, बाकी वो अपने आप काम कर लेगा। इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो अभी मैंने जो ऊपर वाला ग्राफ बनाया ना, ये कैटलिस्ट के एब्सेंस में है। ऊपर वाला ग्राफ क्या किया है? कैटलिस्ट के एब्सेंस में है। अब तुमने कैटलिस्ट ऐड किया, जैसे ही कैटलिस्ट ऐड करोगे तो होता क्या है, कैटलिस्ट रिएक्शन का पाथ चेंज कर देता है। कैसे चेंज करता है ये बाद के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शंस का पाथ चेंज कर दिया। इसका मतलब अगर पाथ चेंज कर दिया तो क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है कि इस बार जो ये वाला जो डिफरेंस होगा ना, ये वाला, ये डैश है, और इस बार लेट से ये 20 है, तो इस बार कितनी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है अपने को? 10 ही रिक्वायर्ड। पहले कितनी थी?
20। अच्छा, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी? छोटे माउंटेन पे चढ़ना ज्यादा इजी है, बड़े माउंटेन पे चढ़ना? छोटे माउंटेन पे सिंपल सी चीज है। तो जो कैटलिस्ट के साथ है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या करें अपन, पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐड करेंगे, तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐड करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। क्या कोई मुझे ये बता सकता है ये क्या है, ये डिफरेंस क्या है? रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी का डिफरेंस क्या है? इसको क्या बोलते हैं, कोई फंक्शन है क्या ये, डेल्टा एच? डेल्टा एच क्या होता है, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन? क्या तुमने अभी जो रिएक्टेंट पहले था, जो प्रोडक्ट पहले था, वही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अभी भी है, यस और नो? तो क्या डेल्टा एच चेंज होगा क्या कैटलिस्ट डालने से? क्या डेल्टा एच चेंज होगा क्या ना? एक चीज ध्यान रखना, कैटलिस्ट डालने से डेल्टा एच चेंज नहीं होता, रिएक्शन या तो स्लो होगा या फिर फास्ट होगा, और कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं, और कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। क्या इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन चेंज होगा क्या? क्या इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन चेंज होगा? नहीं। इक्विलिब्रियम पे तुम्हारे पास कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, वो भी सेम ही रहेगा, जो कैटलिस्ट की एब्सेंस में था वही कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी रहेगा। बट हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंक्रीज। क्लियर सबको ये वाला पॉइंट? अगर तुमने नेगेटिव कैटलिस्ट, क्यों हो रहा है पाथ चेंज, वो अभी अपना कंसर्न नहीं है, बट पाथ चेंज होगा तो डेल्टा एच तो वही रहेगा, बट एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाएगी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाएगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड की जो चीजें हैं वो चेंज हो जाएगी, इक्विलिब्रियम जल्दी स्टैब्लिश हो जाएगा। अगर तुमने नेगेटिव कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो क्या एक चीज ये समझ में आता है, नेगेटिव कैटलिस्ट का ऐसा ग्राफ आएगा, यस, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो बड़े पीक पे आएगा। अगर नेगेटिव कैटलिस्ट से एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो नेगेटिव कैटलिस्ट ऐड करने से जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यस। तो a positive catalyst can alter the rate of approach of equilibrium but does not change the state of equilibrium. Equilibrium can be achieved in the different more or less time. उसको तुम या तो ज्यादा, या तो जल्दी ऑब्टेन कर सकते हो या फिर लेट ऑब्टेन कर सकते हो, एंड रिलेटिव कंसंट्रेशन जो है वो उसका चेंज नहीं होगा, पर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पहले थी वही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अभी भी है, एंड डेल्टा एच रिमेन सेम। लोग यहाँ गलती कर देते हैं, ये मत करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेल्टा एच कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, डेल्टा एच सेम होगा। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके। अरे मजेदार है, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। अब इक्विलिब्रियम कैन बी ऑब्जर्व, अपने को क्या पता इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है, इक्विलिब्रियम पे कलर वाला चेंज होने, जैसे कि ये वाली रिएक्शन है, अपने को क्या पता इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, तो एक पॉइंट के बाद क्या, इनिशियली तो कुछ रेड कलर है ही नहीं, जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा रेड कलर मिलेगा, मिलता जाएगा मिलता जाएगा, रेड की इंटेंसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि रेड की इंटेंसिटी हो गई कांस्टेंट, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है इंटेंसिटी में। इसका मतलब क्या, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, ऐसा बोल सकता हूँ? या फिर अगर गैसेस सब्सटेंस है तो पहले रिएक्टेंट तुम्हारे पास कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बना रहे, तो क्या प्रेशर मेजरमेंट कर सकता हूँ मैं? जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा तो गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास प्रेशर भी चेंज होगा, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा प्रेशर कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट होने का मतलब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कैन बी ऑब्जर्व, बहुत सारी चीजें हैं, कैसे कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, बाय द कंसिस्टेंसी ऑफ द सम ऑब्जर्व ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज लाइक कलर,
प्रेशर है, कंसंट्रेशन लेट से कांस्टेंट हो गया, कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे, तो वहां से तुम बोल सकते हो डेंसिटी है उसका, डेंसिटी है या फिर टेम्परेचर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो सब कुछ। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है या फिर नहीं हुआ वो तुम कैसे पता कर सकते हो कि लेट्स से कलर इंटेंसिटी जो है कलर का वो कांस्टेंट हो गया, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो गया, कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो गया, वो अगर टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही, इसका मतलब तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। यस सर हाँ एक बार आप प्रेशर वाला पॉइंट फिर से बोल सकते हो क्या? बच्चा, अगर सपोज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, तो अगर तुम्हारे पास ये है N2 plus 3H2, it will give twice of NH3। जैसे जैसे हाँ सर। रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा, लेट से ये 100 है, ये लेट से 300 है, ये लेट से 0 है, ठीक है। हाँ तो सर। जब रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा तो मोल्स चेंज होंगे या सेम होंगे? चेंज होंगे। मोल्स चेंज होंगे, तो मोल्स चेंज होंगे तो प्रेशर भी चेंज होगा। यस। यस ओके सर। और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? मोल्स इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट N2 है के तो मोल्स प्रेशर कांस्टेंट। कांस्टेंट है, H2 हाँ के सर। भी कांस्टेंट है, NH3 के भी कांस्टेंट है। अगर मोल्स कांस्टेंट है प्रेशर भी तो कांस्टेंट प्रेशर। होगा, प्रेशर चेंज ही नहीं हो रहा, तो प्रेशर यस। चेंज नहीं हो रहा, इसका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। यस। ओके सर यस। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी जीरो होता है। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है, और आई होप ये सबको पता है। यस, बता चुका हूं, ये फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे। ऐसे तुमने बुकलेट में प्रॉब्लम लेके रखा होगा जहां पे तुमको के इक्विलिब्रियम पूछा था, यस, या के इक्विलिब्रियम गिवन था और डेल्टा जी नॉट निकालना था, तो वो मैं भी तुम इक्विलिब्रियम डिफाइन करूंगा तो तुम निकाल सकते हो उसके बाद। अगर तुमने इक्विलिब्रियम पे प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम चेंजेस कर दिए तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। वो अपन पढ़ेंगे चैप्टर के एंड में, दैट इज द, वो अपन पढ़ेंगे चैप्टर के एंड में, दैट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट्स कैन बी अल्टरिंग, मतलब अगर तूने प्रेशर, वॉल्यूम, टाइम, कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, उसके बाद तुम अगर प्रेशर चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी होगा, देखेंगे किस कंडीशन में होगा, किस कंडीशन में नहीं होगा, वो आएगा इस चैप्टर के एंड में, ली चैटलियर प्रिंसिपल। इस पॉइंट पे इतना डिस्कशन नहीं कर रहे, बाद में ही समझ में आएगा। बताओ नेक्स्ट प्रॉब्लम। यस, ये रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, और ये प्रोडक्ट है। यस, अगर ए की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो ए प्रोडक्ट है, बी और सी की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो बी और सी रिएक्टेंट है, ऐसे देख सकते हैं। अब ध्यान से सुनो जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, अब तुम्हारा जो एक्चुअल पार्ट है वो अभी तुम्हारा स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट जो वन आ रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा फोकस्ड होके ध्यान से चीजों को सुनना। अब न्यूमेरिकल्स जो सॉल्व होंगे, वो थियोरिटिकल पार्ट इतना ही था, न्यूमेरिकल्स में जो थ्योरी है वो अपन यहाँ से देखने वाले। सुनो, अगर कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है, वो डिपेंड करता है उसके एक्टिव मास के ऊपर। अभी के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम एक्टिव मास को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ? एक्टिव मास इज नथिंग बट द मोलर कंसंट्रेशन। एक्टिव मास इज नथिंग बट मोलर कंसंट्रेशन, मतलब कि लेट्स से कोई क्लोज कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है, तो वहां पर उस सब्सटेंस के मोल्स कितने हैं डिवाइड बाय कंटेनर का वॉल्यूम कितना है लीटर्स में, उसी को क्या बोल रहे हैं? एक्टिव मास।
तुमने मोल कंसेप्ट में जो कंसंट्रेशन पढ़ा है, मोलर कंसंट्रेशन, वही मैं बोल रहा हूँ कि सब्सटेंस के मोल्स कितने हैं, उसका वॉल्यूम कितना है। यहाँ पर जो एक्टिव मास को जो लिखेंगे वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ N2, एक्टिव मास ऑफ एनीथिंग। तो क्लोज ब्रैकेट में अगर मैंने कभी भी लिख के रखा है, इसका मतलब वो एक्टिव मास है। ठीक है, क्लियर? चलो, अब मैं एक चीज ऐड कर रहा हूं, द रेट ऑफ एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शंस। एलिमेंट्री क्या है सर? अभी अपना कंसर्न नहीं है एलिमेंट्री, एक चैप्टर पढ़ोगे, आयनिक होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा, उसके बाद, उसी के बाद आई थिंक केमिकल काइनेटिक्स होगा। आयनिक के जस्ट बाद जो केमिकल काइनेटिक्स होगा, वहां पर वी विल सी कि एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होता है। बट अभी तुम एलिमेंट्री के बारे में कुछ भी नहीं सोचो, ठीक है? जस्ट स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए मैंने एलिमेंट्री लिखा। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो rate of chemical reactions at a particular temperature is proportional to the product of active masses of reactant raised to power of the stoichiometric coefficient। मतलब अगर मुझे इसका रेट लिखना है, a स्मॉल a टाइम्स ऑफ a प्लस स्मॉल b टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू प्रोडक्ट, तो अगर मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है किसका, फॉरवर्ड रिएक्शन का, तो मैं लिखूंगा इट इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ a की पावर a इंटू एक्टिव मास ऑफ b की पावर b। एक्टिव मास ऑफ a की पावर a इंटू एक्टिव मास ऑफ b की पावर b। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसको मैं k। ठीक है, इसका मतलब लेट्स से ये है N2 प्लस 3H2 इट विल गिव प्रोडक्ट। इसका मैं रेट कैसे लिखूंगा, रेट इज इक्वल टू समथिंग के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2 की पावर 1 इंटू, या कंसंट्रेशन नहीं बोल के एक्टिव मास ऑफ N2 की पावर 1 इंटू एक्टिव मास ऑफ H2 की पावर 3। यस, इजी। चलो, अब लेट्स से ये रिएक्शंस लेते हैं। अगर मैं फॉरवर्ड की बात करूं, तो फॉरवर्ड रिएक्शंस की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉरवर्ड रिएक्शंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉरवर्ड रिएक्शंस। तो इफ आई टॉकिंग अबाउट द फॉरवर्ड रिएक्शंस, तो फॉरवर्ड रिएक्शंस में रिएक्टेंट कौन है? ये दोनों रिएक्टेंट है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस क्या होगा, RF। क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ, A की पावर A इंटू B की पावर B, यस, इंटू KF। क्या सबको एक चीज ये समझ में आता है, इट इज KF, KF तो एक कांस्टेंट, A की पावर A इंटू B की पावर B, यस। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस RF इज इक्वल टू KF इंटू A की पावर F। F सिर्फ फॉरवर्ड के लिए लिखा है, यस। अगर रिएक्शंस को मैं बैकवर्ड के लिए देखूं, तो बैकवर्ड में रिएक्टेंट कौन है? अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शंस की बात करूं तो बैकवर्ड में रिएक्टेंट कौन है, C और D। तो RB कैसे लिखूंगा मैं? क्या RB को ये लिखना सही होगा क्या, RB इज इक्वल टू KB इंटू C की पावर C इंटू D की पावर, यस। देखो एक बार अच्छे से, रेट को कैसे लिखते हैं, रिएक्टेंट की पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रिएक्टेंट की पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो KF इंटू A की पावर A इंटू B की पावर B इंटू KB इंटू C की पावर C इंटू D की पावर D, यस। रेट ऑफ फॉरवर्ड भी लिख लिया, रेट ऑफ बैकवर्ड भी लिख लिया। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होगा?
इक्वल या कांस्टेंट? अभी भी कुछ लोग कांस्टेंट बोल रहे हैं। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। यस। तो इसका मतलब आर एफ इज इक्वल टू आर बी। आर एफ क्या है? के एफ इंटू ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। आर बी क्या है? के बी इंटू सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी। तो के एफ अपॉन के बी कितना आएगा? के एफ अपॉन के बी आएगा सी की पावर सी, के एफ अपॉन के बी आएगा सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। यस। देख लो यार अच्छे से, कुछ डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। बच्चे रुको, केसी का फुल फॉर्म बताता हूँ, जस्ट वेट। बट यहाँ तक कुछ डाउट है तो बताओ। ये मैंने डेरिवेशन बताया तुमको। कोई डाउट नहीं है? पक्का? चलो। और के एफ अपॉन के बी के रेशियो को, के एफ अपॉन के बी के रेशियो को मैं क्या बोल रहा हूँ? के सी। के सी क्यों बोल रहे हैं? इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का सी के लिए इसको मैं सी बोल रहा हूँ, के सी। तो के सी को अगर तुमको एग्जाम में के एफ और के बी दे के रखा, अगर तुमको एग्जाम में के एफ और के बी दे के रखा, के एफ और के बी तुम कैसे निकाल सकते हो सकता है तुम के एफ और के बी जो है वो यहां से निकाल सकते हो। ये जो इन्फॉर्मेशन देके रखी है इससे तुम, लेट्स से मैंने एग्जाम में एक रिएक्शन ऐसे देके रखा है, तो जो रिएक्टेंट के आगे होगा वो के एफ है, जो प्रोडक्ट के आगे होगा वो के बी है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर जो रिएक्टेंट के आगे है वो के एफ है, जो प्रोडक्ट के आगे है वो के बी है। अगर तुमको के एफ और के बी पता है तो क्या तुम के सी निकाल सकते हो क्या? यस। अगर तुम्हारे पास कोई भी रिएक्शन है तो उसका के सी क्या होगा? सी की पावर सी, डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए इंटू बी की पावर। इसका उतना यूज नहीं होगा के एफ बाई के बी का, बट इसका यूज होगा। पूरे चैप्टर में यही करने वाले। अगर ये रिएक्शन है PCl5 गैस इज इक्वल टू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, अगर मेरे को इसका केसी लिखना है तो इसका केसी कैसे लिख सकते हो? PCl3 की पावर 1 इंटू Cl2 की पावर 1 अपॉन PCl5 की पावर 1। यस। कोई मुझे ये बताएगा माइक ऑन करके इसका कैसे लिखेंगे केसी? चल मैं बोलूं। बोलो। N2 की पावर रेज़ टू 1 H2 की पावर रेज़ टू 3 अपॉन NH3 की पावर रेज़ टू 1। यस। इसका मतलब क्या केसी स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड करेगा क्या? अगर मैंने ये रिएक्शन लिख लिया, अब मेरे को वो इसका बताओ, मैंने पूरी रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर लिया, सर डिवाइड कर दिया, हाफ से मल्टीप्लाई कर लिया सॉरी, या 2 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो ये रिएक्शन आएगा। हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रिएक्शन ऑब्टेन होगा ना। इसका मेरे को कोई केसी बताओ माइक ऑन करके, बोलो। N2 raised to the power 1 by 2, हम्म H2 raised to the power 3 by 2, हम्म NH3 raised to 1. इजी है केसी को लिखना। यस, केसी का लिखना तो इजी है। ये केसी ये था और ये केसी डैश है, इसको मैंने ये लिखा है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ?
इसका पावर हाफ लूंगा, इसका अगर मैं रूट करूंगा तभी तो N2 की पावर हाफ, H2 की पावर 3/2 और NH3 की पावर 1 आएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मैंने इसका रूट लिया तभी तो N2 की पावर हाफ, H2 की पावर 3/2 और NH3 की पावर 1 आएगा। यस, ठीक है। क्लियर? तो अगर तुमने इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया तो पावर कितना आ गया? 1/3, सॉरी 1/2। अगर तुमने इसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया होता तो पावर कितना आ जाता? KC की पावर 1/3 आ जाता। यस। अगर तुमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया होता तो KC की पावर 2 आ जाता। यस। मतलब अगर तुम किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो KC के पावर में चला जाता है वो। यस। एक रूल मैं तुमको अभी यहाँ पर बता चुका, इसको मैं बाद में डेप्थ में बताऊंगा। जिस तरीके से अपन ने पढ़ा है ना कि लेट्स से तुमने ये चीज पढ़ी होगी थर्मोडायनेमिक्स में, अगर तुम किसी भी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका डेल्टा एच ट्वाइस हो जाता है। यस। 3 से मल्टीप्लाई करते हो डेल्टा एच थ्राइस हो जाता है। बट केसी में ऐसा नहीं होता। केसी में अगर तुम किसी भी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो केसी का स्क्वायर हो जाता है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो केसी का क्यूब हो जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो केसी की पावर हाफ हो जाएगा। वो पावर में जाता है सीधा। ठीक है, उसका रीजन मैं तुमको बता चुका हूँ। एक और चीज सुनो, आज के बाद अभी के लिए इतना ध्यान रखो, जो गैसियस सब्सटेंस होते हैं ना उसी का एक्टिव मास लिखते हैं। ऐसा क्यों बताऊंगा। अभी के लिए इतना ध्यान रखो, जो भी गैसियस सब्सटेंस है, जो भी गैसियस सब्सटेंस है, जो भी गैसियस सब्सटेंस है उसी को केसी के एक्सप्रेशन में लिखते हैं। दैट्स इट। अगर प्योर सॉलिड है, प्योर लिक्विड है, उसका एक्टिव मास नहीं लिखते। क्यों बताएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना पॉइंट ध्यान रखो, मोस्टली नेक्स्ट क्लास में ये चीज मैं तुमको बता, बट ये क्लियर है सब? अच्छा, अब इसका यूनिट देखो, ये मोल्स पर लीटर की पावर सी, ध्यान से सुनना यार, पूरा नहीं डेरिवेशन कराऊंगा। ये मोल्स पर लीटर की पावर सी, यूनिट यूनिट केसी का यूनिट, तो ये मोल्स पर लीटर की पावर सी, ये मोल्स पर लीटर की पावर डी, तो ऊपर क्या आएगा? मोल्स पर लीटर की पावर सी इंटू मोल्स पर लीटर की पावर डी, तो मोल्स पर लीटर की पावर सी प्लस डी बोल सकता हूँ। सी प्लस डी बोलूंगा, सी प्लस डी, मल्टीप्लाई नहीं, सी प्लस डी बोलने वाले हैं, मल्टीप्लीकेशन नहीं बोलेंगे। ये सबको समझ में आता है? और यहाँ पर क्या होगा? मोल्स पर लीटर की पावर, मोल्स पर लीटर की पावर ए प्लस बी। यस, तो ये सी प्लस डी और ये ए प्लस बी। इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? मोल्स पर लीटर की पावर सी प्लस डी। पावर को अगर मैं, अरे यार क्या प्रॉब्लम है इसको, तो मोल्स पर लीटर की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ये सबको समझ में आता है क्या? और क्या मैं इसको डेल्टा एन जी लिख सकता हूँ क्या? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। किसका? सिर्फ गैस का। अच्छा, यूनिट आ गया इसका। यस, यूनिट आ गया इसका, केसी का। किसका यूनिट आ गया अपने पास? केसी का यूनिट। याद कर ले, कर लो। तो अगर उनको डेल्टा एन जी पता है किसी भी रिएक्शन का, अपना काम हो जाएगा। यस, क्लियर? चलो अब थोड़ा चलते हैं फास्ट।
तो अभी क्या लिखा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, अभी क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर किसके लिए डिफाइन करेंगे, अगेन गैस के लिए। तो अगर केपी डिफाइन करने के लिए मेरे पास एटलीस्ट वन गैसेस कंपोनेंट तो होना ही चाहिए, तभी तो प्रेशर की बात करूंगा मैं। लिखना क्या है, केपी लिखना और सिंपल है। कैसे, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। बस वहां पे कंसंट्रेशन था, केसी में क्या था, कंसंट्रेशन, सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर डी अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। दिस इज द, इसका यूनिट क्या, इसका लो एग्जांपल लो। सफा आप तुम ही बोलोगे माइक ऑन करके, तुमको एग्जांपल चाहिए था ना, बताओ। क्या बताओ सर? बोलो। For this one, right? So first you're gonna write products. So partial pressure of N2 एक मिनट, raised to the एक मिनट, okay. बोलो। Partial pressure of N2 raised to the power 1 plus partial pressure प्लस no multiplied by partial pressure of H2 raised to the power of 3 upon partial pressure of NH3 raised to the power 2. ठीक है, Yes. Okay. यूनिट क्या होगा, एटीएम की पावर सी, एटीएम की पावर डी, एटीएम की पावर ए, एटीएम की पावर बी, तो एटीएम की पावर डेल्टा। क्लियर, इसका डेल्टा एनजी कितना है, इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी कितना है, इट्स 1 + 3 - 2। अगर ये रिएक्शन है, अब ध्यान से सुनो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। अगेन डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए डेरिवेशन बताया जा रहा है। लेट्स से कंटेनर है, उसमें ए भी है, उसमें बी भी है, उसमें सी भी है, उसमें डी भी है। ये कंटेनर है, क्लोज कंटेनर में केमिकल रिएक्शन हुआ, ए प्लस बी रिएक्ट करके सी प्लस डी बना रहे हैं, तो उसमें कुछ ए के पार्टिकल्स होंगे, कुछ बी के पार्टिकल्स होंगे, कुछ सी के पार्टिकल्स होंगे, कुछ डी के पार्टिकल्स होंगे। तो क्या मैं इसका एक ए के लिए वॉल्यूम क्या होगा, जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही गैस ए के लिए वॉल्यूम होगा, यस। गैस बी के लिए भी वही होगा, गैस सी के लिए भी वही होगा, गैस डी के लिए भी वही होगा। अगर मेरे को पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, किसी भी सब्सटेंस एक्स के लिए फॉर एनी कंपोनेंट एक्स, पी एक्स क्या है, इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट एक्स। तो क्या उसके लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पी एक्स इज इक्वल पी एक्स इंटू वी इज इक्वल टू एन एक्स इंटू आर टी एस। तो ये लिख सकता हूँ क्या, मतलब अगर मेरे को पार्शियल प्रेशर ऑफ सी लिखना है तो क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ सी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मोल्स ऑफ सी अपॉन वी इंटू आर टी एस। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की जगह क्या लिखूंगा मैं, ध्यान से सुनो, मोल्स ऑफ सी अपॉन वी इंटू आर टी की पावर सी, मोल्स ऑफ डी अपॉन वी इंटू आर टी की पावर डी, यस, मोल्स ऑफ ए अपॉन वी इंटू आर टी की पावर ए। क्लियर, मैं सबको पार्शियल प्रेशर ऑफ सी को मैं क्या लिख रहा हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी को लिख सकता हूँ मोल्स ऑफ सी अपॉन वी
इंटू RT की पावर C। ये सबको क्लियर है? एक मिनट। तो इसको क्या लिखूंगा? मोल्स ऑफ D अपॉन V इंटू RT की पावर D, मोल्स ऑफ A अपॉन RT की पावर A, मोल्स ऑफ B अपॉन V इंटू RT की पावर B। ये सबको क्लियर है? अब थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। इसको देखो, इसको N ऑफ C अपॉन V, इसको क्या मैं C लिख सकता हूँ क्या? एक्टिव मास ऑफ C की पावर C। इसको देखो, इसको एक्टिव मास ऑफ D की पावर D। और इसको एक्टिव मास ऑफ A की पावर A इंटू एक्टिव मास ऑफ B की पावर B। मैंने क्या किया है? एक्टिव मास ऑफ C की पावर C, एक्टिव मास ऑफ D की पावर D, एक्टिव मास ऑफ A की पावर A, एक्टिव मास ऑफ B की पावर B। RT की पावर C, RT की पावर D, RT की पावर A और RT की पावर B। RT की पावर C प्लस D माइनस RT की पावर A प्लस B। यस, बोलो। और ये क्या है हीरो लोग? ये क्या है? ये क्या है? क्या ये केसी है? तो KP इज इक्वल टू KC इंटू RT की पावर डेल्टा एच। यस, KP इज इक्वल टू KC इंटू RT की पावर डेल्टा NG। यस, नो? क्लियर? तो अगर तुमको एग्जाम में KC दे के रखा है तो तुम ये निकाल सकते हो। R का वैल्यू क्या लिखना है? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। R का वैल्यू 0.0821 ATM इंटू लीटर पर मोल इंटू केल्विन। क्यों सर? क्योंकि KP मैंने ATM में यूनिट लिखा था। KP का यूनिट मैंने किसमें लिख के रखा था? ATM में, और ये मोल्स पर लीटर में था, इसलिए R का वैल्यू ATM लीटर वाला यूज कर दिया। पक्का? समझ ला? बोलो। तो ये दीजिए। एक डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी पढ़ा था अपन ने, याद होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? मोल्स ऑफ एक्स अपॉन एन टोटल इंटू पी टोटल। यस, क्या ये सबको याद है क्या? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी को क्या लिखोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी को लिखेंगे मोल्स ऑफ सी अपॉन एन टोटल इंटू बी टोटल। यस, तो लिखो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी को मोल्स ऑफ सी अपॉन एन टोटल इंटू पी टोटल की पावर सी, मोल्स ऑफ डी अपॉन एन टोटल इंटू पी टोटल की पावर डी, मोल्स ऑफ ए अपॉन एन टोटल इंटू पी टोटल की पावर ए, मोल्स ऑफ बी अपॉन एन टोटल इंटू पी टोटल की पावर बी। यस, मोल्स ऑफ सी अपॉन मोल्स एन टोटल इंटू पी टोटल की पावर सी, मोल्स ऑफ डी अपॉन एन टोटल इंटू पी टोटल की पावर डी, moles of C upon n total into P total, sorry, moles of A. Yes,
ये ठीक है। n ऑफ c, ध्यान से सुनो, n ऑफ c की पावर c, n ऑफ d की पावर d, n ऑफ a की पावर a, n ऑफ b की पावर b। यस, n ऑफ c की पावर c, n ऑफ d की पावर d, n ऑफ a की पावर a, n ऑफ b की पावर b। यस, p टोटल अपन n टोटल की पावर c, p टोटल अपन n टोटल की पावर d, p टोटल अपन n टोटल की पावर a, और p टोटल अपन n टोटल की पावर b। तो इसका मतलब p टोटल अपॉन n टोटल की पावर डेल्टा h। यस, क्लियर। जो तुमको कन्वीनियंट लगे, तुमको मोल से करना है, तुमको डायरेक्ट ऐसे करना है तो ऐसे करो, तुमको ये या तो डायरेक्ट ऐसे कर लो प्रेशर से। तो केपी को निकालने के 3 तरीके हैं, केपी को निकालने का 3 तरीका। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये पार्शियल प्रेशर दे के रखा है, और एक तरीका कि तुम मोल से कर लो। कब कौन सा यूज करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बताओ। यहाँ पर मोल से किया, यहाँ पर केसी से किया, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर से। क्लियर, बोलो। एक और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसका यूज नहीं होने वाला, वेरी लेस इंपॉर्टेंट, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट स्टिल डिफाइन सब लोग कर रहे हैं तो अपन भी कर लेंगे। डिफाइन तो कर ही लेंगे, डिफाइन तो कर ही लेंगे। ठीक है, इजी है, इजी है। कैसे कर सकते हैं? मोल kx क्या है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब अगेन x ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ c की पावर c, मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ c की पावर c इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ d की पावर d अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ a की पावर a इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ b की पावर b। यस, वेयर मोल, ये क्या है, x ऑफ x मतलब, x मतलब कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी एक कंपोनेंट, इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट x। x ऑफ c क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट c। x ऑफ d क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट d। x ऑफ a क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट a। x ऑफ b क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। बोलो 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 बोलो। और क्या ये लिखना आता है क्या अपने को? यस ना, ये भी ऊपर लिखा था ना अपन ने, कहाँ गया? ये ठीक है। और बच्चा लोग यही तो मोल फ्रैक्शन है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एन ऑफ सी अपॉन एन टोटल की पावर सी, एन ऑफ डी अपॉन एन टोटल की पावर डी, एन ऑफ ए अपॉन एन टोटल की पावर ए इंटू एन ऑफ बी अपॉन एन टोटल की पावर बी इंटू पी टोटल की पावर डेल्टा एन जी। यस, पी टोटल की पावर सी प्लस पी टोटल की पावर डी माइनस पी टोटल की पावर ए माइनस पी टोटल की पावर बी, तो पी टोटल की पावर डेल्टा एन जी। यस, एक और रिलेशन आ गया है क्या, kp is equals to kx into kp is equals to kx into p total की पावर डेल्टा h। यस नो, यस नो, पक्का?
अब एक काम करो, एक तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। लिया? ठीक है, एक ले लो इसका स्क्रीनशॉट। लिया? एक ले लो इसका स्क्रीनशॉट। एक मिनट। Kp is equals to Kc into RT की पावर डेल्टा है। लिया? चलो, बहुत है, बहुत है। Kp is equals to Kc into RT की पावर डेल्टा Ng. Now you have to solve these. टेक पहले 1-2 मिनट्स में पहले वो फॉर्मूले देख लो, उसके बाद ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व करो। ओके ओके, वेदिका, महक, जानवी, वरुण, रामेश्वर, गिरीश, कार्वी, हिया, अल्फिया, जेनिलिया, वैष्णवी, वैंश, राघव, ईशान, गार्गी, वेदांत एंड सार्थक। गुड। ओके अपर्णा, गुड। ओके शिगा, गुड। फर्स्ट का भी है, फर्स्ट का अपने पास है बी। यस। Kp is equals to Kc into RT की पावर डेल्टा n, और Kp और Kc इक्वल है, तो Kp और Kc इक्वल है। इसका मतलब क्या, मैं इसका डेल्टा Ng कितना है, इसका डेल्टा Ng है 1, तो ये आ जाएगा यस। क्लियर? तो चलो एक और चीज देखो, और भी एक पॉसिबिलिटीज है इस रिएक्शंस के लिए, नहीं कोई भी और रिएक्शन है। Kp is equals to Kc,
व्हेन फर्स्ट कंडीशन टी 1/r के इक्वल हो जाए। यस बोलो, केपी केसी के इक्वल कब होगा? जब या तो टी 1/r के इक्वल हो जाए। यस 1/r के इक्वल हो जाएगा तो आर टी 1 हो जाएगा। अगर आर टी तुम्हारे पास 1 हो गया तो उसकी पावर कुछ भी लो, फर्क नहीं पड़ता। या फिर एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि डेल्टा एन जी ही 0 हो जाए। हाँ या ना? अगर डेल्टा एन जी 0 हो जाए एंड कोई भी टेम्परेचर हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर बच्चे, अगर डेल्टा एन जी ही 0 हो गया तो अंदर टेम्परेचर क्या है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो किसी की भी पावर जो 0 होगा वो हमेशा 1 आएगा। केपी हमेशा केसी के इक्वल आएगा। यस तो दो कंडीशंस है केपी के केसी के इक्वल होने के। नेक्स्ट सी देख लेते हैं। फर्स्ट वाले का डेल्टा एन जी क्या है? -1। सेकंड वाले का डेल्टा एन जी क्या है? 1। थर्ड वाले का डेल्टा एन जी क्या है? 0। तो Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। यस तो जैसे 300 केल्विन पे जैसे जैसे डेल्टा एन जी की पावर बढ़ेगा Kp Kc से ज्यादा होगा। यस ये ऐसे बोल सकते हो कि अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव होगा तो Kp Kc से ज्यादा होगा, और अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव हुआ तो वो आर टी से डिवाइड होगा। यस तो Kp Kc से कम होगा। ये सबको समझ में आता है? अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव हुआ तो आर टी से मल्टीप्लाई होगा, केसी जो है वो आर टी से मल्टीप्लाई होगा, तो डेफिनेटली केपी जो होगा केसी से ज्यादा होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? वाई का, फिर किसका होगा? जेड का, फिर किसका होगा? सी। नेक्स्ट ये आज करके जाएंगे यार सारे सम्स। और एमटी का स्कोर व्हाट्सएप कर दो, हर बार बता के रखा है। कुछ लोगों ने कर लिया है, कुछ लोग कर लो, तो जैसे ही फ्री होगा आई विल गाइड यू। बी 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 महक, जानवी, गिरीश, सुमतिरूपा, अल्फिया, वैष्णवी, निकिता, शिवम, रामेश्वर, राघव एंड ईशान, वरुण। ओके इट्स बी। या क्या लिखेंगे इक्वेशन? सिंपल, Kp इज इक्वल्स टू 3.8 Kc इंटू आर की। आर कितना है? 0.0821 इंटू 100,000। इसका डेल्टा एन कितना है? 2 है, तो इसका स्क्वायर तो कितना आएगा? 3.8 इंटू 10⁻³ इंटू ये कितना है? 1000 ना, तो 8। यस कितना आ रहा है इससे? बी बी आ रहा है क्या? कहाँ? फिर 25.6 ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन सी। यस अरे मोर देन 1 कहाँ से यार गिरीश, कुछ भी बातें करता रहता है यार।
कंसंट्रेशन बिकम्स इक्वल, जरूर थोड़ी इक्वल होगा, अबे कांस्टेंट होना चाहिए गंवार। इक्वल हो सकता है, नहीं होगा, अपने को थोड़ी पता, अपने को पता है कांस्टेंट होगा, वो सही है। इक्वल नहीं होगा, होगा, अपने इसने क्या बोला, बिकम्स इक्वल, तो हर केस की बात कर रहा है, हर केस में ऐसा होगा नहीं, हर केस में ऐसा थोड़ी होगा, हो सकता है कभी इक्वल, हो सकता है कभी इक्वल ना हो। नेक्स्ट नेक्स्ट, इसका रेट कैसे लिखेंगे, समथिंग के इंटू एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी का स्क्वायर, बताओ। बी को ट्रिपल किया है, बी को अगर तुम ट्रिपल करोगे तो ट्रिपल का स्क्वायर होगा रेडियस, 9 टाइम्स। नेक्स्ट नेक्स्ट, अरे टाइम पास क्वेश्चन है, ऐसे फालतू फालतू, थोड़े बहुत और हैं, बस कर लेंगे आज इतना ही। नेक्स्ट नेक्स्ट ए, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये बोल रहा है कि यूनिट जो है कंस्टेंट वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो यूनिट पे डिपेंड करना चाहिए, डिपेंड करना चाहिए। तो डेल्टा एनजी फर्स्ट वाले का कितना आएगा बताओ, फर्स्ट वाले का डेल्टा एनजी कितना आएगा, 1, तो 1 आएगा, तो केसी का यूनिट क्या होगा, वो यूनिट होगा मोल्स पर लीटर की पावर 1, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या सी डी कर रहे हो यार, अबे सॉलिड और एक्वस की बात करनी है क्या, अभी तक मैंने लिक्विड की बात की, इसने बोला है कि कौन से कंसंट्रेशन पे डिपेंड करना चाहिए, उसका डेल्टा एन जी 1 होगा तभी तो डिपेंड करेगा। इसका डेल्टा एन जी कितना है सेकेंड रिएक्शन का, ये तो 0 है, तो केसी का कोई यूनिट ही नहीं होगा, और दूसरे वालों के लिए केसी डिफाइन ही नहीं करूंगा। पता नहीं सी और डी कैसे बोल रहे हो यार, मैंने बताया ही नहीं है सॉलिड और एक्वस के लिए, तो कुछ बताया है क्या, लिक्विड के लिए बताया, तो सी और डी से। फर्स्ट वाले का डेल्टा एन जी कितना होगा, अबे ध्यान से पढ़ा करो यार क्वेश्चन ईशान, जरूर नहीं है कि ए मार्क ये आते यहाँ ये मार्क कर लो, ऑप्शन डी भी तो देखोगे ईशान और कारवी। इसका भी डेल्टा एन जी 0 है, इसका भी डेल्टा एन जी 0 है, इसका भी डेल्टा एन जी 0 है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज नो यूनिट्स, ऑप्शन डी ना, तो फिर गलतियां कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट बताओ, कितना है डेल्टा ऑफ एन जी, 0, इसका मतलब नो यूनिट्स। नेक्स्ट बताओ, अब नेक्स्ट मैं नहीं बता रहा, नेक्स्ट मैं नहीं बता रहा, गिरीश तेरे क्या ठान लिया है कि मैं गलत तो करूंगा ही, क्या गिरीश, तो कर ही रहा है तू, अबे ऑप्शंस देख ऐसे आंखें खुली करके, उठ गया तो नींद से आराम से, या नहीं अभी सोया हुआ है। इसका डेल्टा एन कितना है गिरीश ये बता, 7। बच्चे 1 होगा तो मोल्स पर लीटर की पावर 1 आएगा ना, हाँ सर, वो गलती से भी डाल दी। वही तो बोल रहा हूँ ना, या तो गलती से बी डाला, इसका मतलब सोया हुआ है तो। नहीं सर। नहीं सर। नेक्स्ट नेक्स्ट, इसका डेल्टा एन जी कितना है 2, तो यूनिट क्या आएगा एटीएम स्क्वायर। ऐसे टाइम पास क्वेश्चन कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट, उसका के दे के रखा है अपने को, के दे के रखा और रिएक्शन बतानी है यार अपने को, के दे के रखो रिएक्शन बतानी है।
बताओ। इसका मतलब ये कोफिशिएंट भी पता है, ये रिएक्टेंट होने चाहिए, ये प्रोडक्ट होना चाहिए, ऊपर जो है वो प्रोडक्ट होना चाहिए, नीचे जो है वो रिएक्टेंट होना चाहिए। कोफिशिएंट ये 2 है, ये भी 2 है, तो आंसर सी। सी। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, ऐसे ही करवा रहा हूँ मैं, ऐसे क्वेश्चन आते थोड़ी। मजे आ रहा है मेरे को। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अबे आते हैं यार, तभी तो करवा रहा हूँ यार, क्यों। एक गिरीश ने पूछा और लड़की वो, अच्छा ऐसे थोड़ी आते हैं, अरे आते हैं वही, इसीलिए करवा रहा हूँ। मैं क्या सीरियसली, डी सीरियसली, बिल्कुल पागल हो गया तुम लोग। कुछ लोग ये बोल रहे हैं, तो ध्यान दो यार, ध्यान दो। Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन, ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है, ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब क्या, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, Kc इज इक्वल टू Kp इंटू आर टी की पावर माइनस डेल्टा एन, यस। तो फिर नेक्स्ट, ये तुम्हारे अभी टीडब्ल्यूटी में ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आएंगे, 3-4 प्रॉब्लम्स तो यहीं से आते हैं जो मैंने अभी तुमको बताया। तो वहां पे फिर देखना कि रेशियो किसका पूछा है, केपी अपॉन केसी का रेशियो पूछा है। तो केपी अपॉन केसी का रेशियो आर टी की पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन कितना है इस रिएक्शन का, यस। हाँ बोलो लास्ट। केपी लेस देन आना चाहिए केसी से, तो केपी लेस देन कब आया केसी से, केपी शुड बी लेस देन केसी व्हेन डेल्टा एनजी क्या होगा, नेगेटिव। केपी केसी से कम कब आएगा, जब डेल्टा एनजी क्या हो, नेगेटिव, यस। बोलो। इसी के लिए डेल्टा एनजी नेगेटिव है, इसके लिए 1, इसके लिए 1, 0। अब एक चीज ध्यान से सुनो, जो मैंने डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो एक्सप्रेशंस मैंने लिखे हैं वो ध्यान से पढ़ के आना। नेक्स्ट टाइम 3 डेरिवेशंस करने वाले हैं लेक्चर 2 में, वो तुम्हारे पास है क्या क्या। लेक्चर 2 में वी विल डू द 3 डेरिवेशंस। डेल्टा एन जी लेस देन 0 के लिए केसी कैसे लिखेंगे, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 के लिए केसी कैसे लिखेंगे, और डेल्टा एन जी तुम्हारे पास 0 के लिए केसी कैसे लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो टाइम से, ठीक है। क्या अपन कल ही एक्स्ट्रा लेक्चर ले लेंगे, क्या बोलते हैं, तो कल भी ले लेंगे, वेंसडे को भी ले लेंगे, 3 लेक्चर, मजा आ जाएगा। जानवी ने बहुत बड़ा सा यस लिखा है, थैंक यू जानवी। ऐसे लोग चाहिए अपने को क्लास में जो ऐसे लिखे ना, इतना बड़ा उसने यस लिखा है। तो जानवी कितने रिक्वेस्ट से अपन एक काम करेंगे, क्लास ले लेंगे, ये ठीक है, योर क्लास योर विश। अदरवाइज मैं नहीं लेने वाला था, बट जानवी ने इतना मेरे को फोर्स कर रही, तो ठीक है ले लेता फिर। हाँ तो इवनिंग में ही तो लूंगा यार क्लास, इवनिंग में डाउट लेक्चर है। नेक्स्ट TWT पेपर डिस्कशन, पेपर में क्या डिस्कशन जैसा कुछ था ही नहीं, था क्या।
नेक्स्ट CWT का डेट आ जाएगा, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर ऑर्गेनिक में था, GOC में प्रॉब्लम हुई। अच्छा ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो थोड़े बहुत डाउट्स कल कर लेंगे। अगर कल होगा तो मैं कल इन्फॉर्म कर दूंगा कि डाउट लेक्चर होगा, या फिर नॉर्मल। अगर मुझे कुछ काम होगा तो मैं डाउट लेक्चर ही लूंगा, अगर काम नहीं हुआ तो मैं सोच सकता है कि प्रॉपर लेक्चर लूं। सर मुझे ऐसे क्या एमटी से एक डाउट था, वो कल पूछी थी अभी पूछी। देख लो, मतलब जैसे तुमको सही लगे। सर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ही था। भेज दो एक बार, ठीक है सर। और मार्क्स भेज दो यार अपने कैम सर के और मैंने भेज टोटल। दिए थे। हाँ हाँ, मतलब मैं इन सबको बोल रहा हूँ। मैं क्वेश्चन भेजा हूँ। हाँ सर। GOC डिफिकल्ट जा रहा है। अच्छा क्या बाकी लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम है क्या?